नमस्कार, वेलकम टू क्रिटिकल केयर बेसिक्स। इस चैनल में हम क्रिटिकल केयर के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करेंगे ताकि स्टाफ, सिस्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और इवन कंसल्टेंट्स को क्लिनिकल सिनेरियोज ट्रीट करने में आसानी होगी। इसमें हम देख रहे हैं ईसीजी ट्यूटोरियल और ईसीजी ट्यूटोरियल 6 में हम देखेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। फिर से मेरी विनती है कि जिन्होंने पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे है ना, प्लीज गो थ्रू दोस ट्यूटोरियल्स, द जेनेसिस ऑफ PQRS वेव्स, द एक्सेस कैलकुलेशन। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये आगे की चीज समझ में थोड़ी परेशानी होगी, बिकॉज दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये मैंने उसकी जो लिंक है वो पीछे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जस्ट गो थ्रू दोज लेक्चर्स एंड देन हम atrial abnormalities देख चुके हैं एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ventricular abnormalities, उसमें राइट ventricular hypertrophy। Ventricular hypertrophies, in short, let us revise the normal PQRST waves and how they appear in lead V1 and V6। So V1 ये जो इलेक्ट्रोड है ये हार्ट के राइट साइड पे रहता है। Now these are electrodes in the horizontal plane and V6 is V5 V6 is in the left lateral area। Now जो पहला वेक्टर चालू होता है that is the atrial vector, उसके दो कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट जो राइट एट्रियल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट लेफ्ट एट्रियल कंपोनेंट। तो यहाँ पे P wave is biphasic in V1, पहला कंपोनेंट राइट एट्रियल सीधा दिखता है और दूसरा कंपोनेंट उल्टा दिखता है, राइट। एंड इन लेफ्ट साइडेड वेव्स आपको एक सिंगल P wave दिखेगी। उसका जो अर्लियर कंपोनेंट इज सीन एज अ पॉजिटिव कंपोनेंट एंड द नेगेटिव कंपोनेंट इज ऑफ द सेम वेव इज द कंपोनेंट बाय लेफ्ट एट्रियल। उसके बाद इनिशियल सेप्टल वेक्टर इज सीन एज अ स्मॉल पॉजिटिव R wave in V1 and Q wave that is a negative small negative wave in V6, and then the main vector जो लेफ्ट एंड लोअर नीचे की तरफ जाता है that is seen as a deep S wave in V1 and a tall R wave in V6, right? Having said that, right ventricular hypertrophy को दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। एक तो उसको शॉर्ट में पढ़ाया जा सकता है। अगर शॉर्ट में पढ़ाना है ना, जिनको कुछ नहीं आता है या जिनको बेसिक्स केवल समझना है, उनके लिए अगर इतना ही बोलना काफी है कि अगर आपको टॉल R in V1 दिख रहा है तो संभावना बहुत है कि पेशेंट विल हैव राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, स्पेशली अगर साथ में राइट एक्सिस डेविएशन है और राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी है। हम राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर अब तक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो दिस इज द मोस्ट कॉमन साइन, व्हाट R/S is more than V, R/S is more than 1। फॉर एग्जांपल राइट वेंट्रिकल यहाँ डायलेक्ट हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गई, मोटा हो गया, तो करंट विल गो मोर ऑन द राइट साइड। तो नॉर्मली जो छोटा RS कॉम्प्लेक्स V1 दिखता है उसके जगह ये छोटा Q और R दिखेगा या R बड़ा हो जाएगा, छोटा S दिखेगा। कुल मिला के द करंट विल गो मोर ऑन द राइट साइड, प्रोड्यूसिंग मोर पॉजिटिव वेव्स ऑन द राइट साइड एट V1। और वैसे ही लेफ्ट साइड, जैसे बॉलर मेरे तरफ आता है तो जो अपोजिट साइड में बैठा है उसको दिखेगा बॉलर दूर जा रहा है। सिमिलरली अगर करंट राइट साइडेड लीड्स में इस तरफ जा रहा है, अगर यहाँ पॉजिटिव वेव्स आ रही है तो अपोजिट साइड में, लैटरल साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वेव आएंगे। तो ये R/S more than 1 इज सिंपल डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। सो जिनको शॉर्ट में सीखना है उनके लिए इतना ही काफी है ना। ये तीन चार चेंजेस जो दिखते हैं, टॉल R, स्मॉल S या छोटा RS R प्राइम या R कॉम्प्लेक्स या छोटा Q और टॉल R, अगर ऐसा कुछ भी दिखता है आपको तो इट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। प्रॉब्लम तब आता है जब दिस इज नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ RVH, मतलब दिस कैन बी सीन इन RVH बट दिस इज नॉट डायग्नोस्टिक। इसलिए आपके को थोड़ा और डिटेल में जाना जरूरी है, स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स हु वर्किंग इन इंटेंसिव केयर, ताकि दे डू नॉट मिस द अदर कंडीशंस। इसलिए वी विल गो इन डिटेल नाउ एज टू व्हाट इज सीन इन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। Right ventricular hypertrophy can be due to volume overload and can be due to pressure overload. For example, pulmonary stenosis can cause a pressure overload और right ventricle पूरा मोटा हो जाता है, while pulmonary embolism
या mitral stenosis with tricuspid regurgitation can cause a polymorph. Now these are the signs of right ventricular hypertrophy. ये एक बार अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर इसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे और फाइनली इस स्लाइड में हम वापस आएंगे, है ना, ड्यूरिंग द समराइजेशन. राइट एक्सिस डेविएशन, हमने एक्सिस डेविएशन अच्छे से देख लिया है. सो द करंट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, सो द ECG will show right axis deviation. Dominance of R wave in right oriented leads. करंट राइट साइड में जा रहा है, तो राइट ओरिएंटेड लीड्स कौन सा है, जैसे V1 है, इसमें टॉल आर्म कर रहे हैं, डोमिनेंट आर्म. दिस इज सिंपल. इनिशियल इंसिडेंट ऑफ QR कॉम्प्लेक्स. ये QR कॉम्प्लेक्स का इंसिडेंट क्या है हम अभी देखते हैं. फिर डिलेइंग इंट्रिंसिक डिफ्लेक्शन. इंट्रिंसिक डिफ्लेक्शन मतलब करंट Q से R के पीक पे जाता है, ये जो टाइम है. विल कम टू इट. फाइनली RS R स्मॉल r और बिग S कॉम्प्लेक्सेस इन लेफ्ट, मतलब करंट राइट साइड में जा रहा है, तो V6 पे क्या दिखेगा, छोटा सा और डीप S, है ना, सेम जो अभी अपन देख चुके हैं. फिर RS कॉम्प्लेक्सेस इन मिड प्रीकॉर्डियल, या V3 से ये चालू हो जाएगा कि RS कॉम्प्लेक्स पर S वेव बड़ी होती जाएगी. Then you can get clockwise rotation. In some cases you can get counterclockwise rotation also. And finally right bundle branch law. So इसको एक एक करके देखते हैं. Right axis deviation. So right ventricular hypertrophy की ये अकेली साइन हो सकती है. You cannot have, sometimes you will not have tall R in V1. Still the patient could have right ventricular hypertrophy as evidenced by right axis deviation. अगर एक्सिस आपके 120 है, significant right axis deviation है, तो this becomes important sign of right ventricular hypertrophy. कभी-कभी नॉर्थ वेस्ट एक्सिस चली जाती है, मतलब एक्सिस 180 से ज्यादा हो जाती है, या पॉजिटिव साइड में नेगेटिव साइड चली जाती है. That is called north-south axis, especially sometimes when it is associated with left anterofascicular block, जैसे कि tetralogy of Fallot में होता है या Noonan syndrome में होता है. So this is an example of northwest axis. Northwest axis में आप देखो normally ये जो AVR होता है ना, ये right sided lead है. So everything should be negative in AVR. उल्टी P, उल्टा QRS और उल्टी P. So this is the complex, normal complex in AVR. But see here, है ना, आपको tall R wave दिख रही है यहाँ पे AVR में. So axis is going significantly rightward. And what do you see here? यहाँ पे S wave है, यहाँ पे S wave है और यहाँ पे S1 है. So this is called S1, S2, S3 syndrome. So significant right axis deviation. So such axis is usually associated with right ventricular hypertrophy. These are the causes of extreme axis deviation. हम जैसे right ventricular hypertrophy डिस्कस कर रहे हैं, but extreme axis का भी causes यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए छोटे-छोटे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं. So extreme axis deviation के क्या causes होते हैं? Any ventricular rhythm. For example, मेरा वेंट्रिकुलर एक्टोपिक यहां से शुरू हुआ, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो यहां से करंट इधर जाएगा, तो करंट लेफ्ट से राइट में जाएगा. इसलिए एनी वेंट्रिकुलर रिदम व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विल ऑलवेज प्रेजेंट विद एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, है ना. द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, समटाइम वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, एक्सीलरेटेड इंटरवेंट्रिकुलर रिदम. हाइपरकैलिएमिया कैन प्रेजेंट विद दोनों साइड, लेफ्ट एक्सिस, राइट एक्सिस, एनीथिंग कैन हैपन. एम्फाइजीमा हम देखेंगे बाद में. सीवियर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, व्हाट वी आर कंसर्न्ड राइट नाउ इज अच्छी खासी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, स्पेशली कंजेनिटल डिसीजेस दैट कॉजेस एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन. एंड नेवर फॉरगेट लीड ट्रांसपोजिशन, है ना. अगर आप एवीआर में ऐसा देखेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स देखेंगे, दिस इज नॉर्मल. अगर आप एवीआर में ऐसा कॉम्प्लेक्स देखेंगे, तो आइदर the patient has lead transposition which is very common, or north-south axis. The north-south axis में तो हार्ट ही राइट साइड में चला गया, that is very abnormal, है ना. या ये conditions, these are very rare conditions. या कार्डियक पेसिंग कर दिया आपने, these are very rare conditions. तो अगर आपको AVR में सब कुछ सीधा दिख रहा है, then that's a problem. Check the lead placement first. Now this is the classical sign of right ventricular hypertrophy, R by S more than 1. राइट. सो ये क्यों होता है, क्योंकि करंट राइट साइड में जा रहा है, टॉल आर या छोटा क्यू और टॉल आर, है ना.
या बड़ा R और छोटा s, है ना. So these are the changes. Anything of these कुल मिला के R वेव जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नेगेटिव डिफ्लेक्शन से बड़ा है ना. ये इसका निचोड़ है. You can see अब R S R dash पैटर्न, एक ऐसा और R S R प्राइम. अगर ये आपको देखना है तो ये कम से कम 5 स्मॉल स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, है ना. 0.5 मिलीवोल्ट से बड़ा होना चाहिए. So that is also suggest your right ventricular hypertrophy. Now ये मैंने स्लाइड इसलिए इंक्लूड की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि अपार्ट फ्रॉम राइट ventricular hypertrophy there are other causes of tall R in V1. इसलिए don't jump into confusion. Corroborative science देखो, पेशेंट का क्लिनिकल सिनेरियो देखो. फॉर एग्जांपल you cannot afford to miss posterior wall MI. Posterior wall MI can present as a tall R in V1 and this is an indication for thrombolysis, mind you, right? So if you miss it, अगर आपको लगता है कि posterior wall MI हो सकता है तो आप लीड V7, V8, V9 लगा सकते हो अगर वहां चेंजेस दिखते हैं. या यू कैन फ्लिप द ECG, है ना. यू कैन सी द ST lesion. जब अपन MI का क्लास देखेंगे उसमें देखेंगे यू कैन फ्लिप द ECG and very well recognize posterior wall MI, right? So what are the causes of tall R in V1? V1 में tall R कब हो सकता है? ये न्यूमोनिक है R wave. R stands for right ventricular band block और left sided VT. हम देख चुके हैं कि अगर लेफ्ट साइड में ventricular tachycardia है तो it will cause axis to shift to right and tall R. WPW syndrome में टाइप A मतलब जो बंडल ऑफ कैंट रहता है WPW में, ये है बंडल ऑफ कैंट इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है. जब लेफ्ट साइड में कैंट का बंडल होता है तो depolarization starts here and then current goes towards the right side causing tall R in V1. Ventricular hypertrophy, right ventricular hypertrophy. What is more important is hypertrophic obstructive cardiomyopathy, HOCM. This is involving the left ventricle and it still causes tall R in V1, right? So don't jump to conclusions. Any tall R in V1 is not necessarily RVH. इसलिए हम फिर से डिटेल में गए. बेसिक समझना है tall R in V1 तो हो गया. आप right ventricular hypertrophy is finished in 2 slides. But जो कि मैंने इस लेक्चर में बोला है मैंने कि if you see these lectures you will not have to read any book on ECG. So थोड़ा सा डिटेल में जाना अनिवार्य हो जाता है. तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, राइट. सो एक्यूट MI पर डिस्कस कर चुके हैं, ventricular hypertrophy डिस्कस कर चुके हैं. एम्बोलिज्म कैन कॉज ट्रांजिएंट tall R in V1 एंड डेक्स्ट्रोकार्डिया हार्ट की राइट साइड में या डिस्ट्रॉफी एंड डिस्प्लेस्ड लीड्स लीड द अदर कहते हैं. ऑलवेज राइट याद रखना है निमोनिक R wave. These are the causes of tall R in V1. Now, what is initial incident in QRS complex? There is a small initial slur of QRS complex. ये जो R wave रहती है ना, ये ऐसा small slur आता है, right? तो ऐसा V1 में आता है. तो अपने को ऐसा देख के ऐसा लगता है कि probably this is WPW, but that is not WPW. This is a small slur in the uprising part of the R wave. This is sometimes seen in right ventricular hypertrophy. कभी-कभी आप ऊपर ऐसे नॉच देख सकते हैं. That is not right ventricular band block, but you can see a tall R wave by a small notch. So what will you call as R prime या R prime, है ना. तो छोटा R wave, छोटी जो नॉच ये. So there is no S here क्योंकि नीचे बेसलाइन पे अपन पहुंचे नहीं. So this can be seen. or sometimes small Q wave or QR complex. So you can see actually a small Q wave and then R wave. हम देख चुके हैं कि QR complex in lead V1 is also corroborative evidence for right atrial hypertrophy. ये initial slur, अब ये ECGs कई बार रिपीट होते रहेंगे. So पर अलग-अलग चीजें हम देख रहे हैं इसमें से. So it is an initial slur in the R wave. So that is small QRS change in right ventricular hypertrophy. Now, delayed intrinsic deflection. ये अपना right ventricle बड़ा हो गया. Depolarization कहाँ से होता है? From inside out, from endocardium to epicardium. ये जो time taken by the current to reach from endocardium to epicardium is intrinsic deflection या ventricular activation time, right? So वो कहाँ से measure किया जाता है? From the beginning of Q wave to the peak of R wave. So normally it should be less than
half of the small square और 20 मिलीसेकंड और 0.02 सेकंड्स अगर उससे चौड़ा है तो ये बोला जाता है कि वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम बढ़ गया या इंट्रिंसिक डिफ्लेक्शन बढ़ गया, इसका मतलब वेंट्रिकल मोटा हो गया, राइट। नाउ दिस इज ऑब्वियस, करंट अपना अगर राइट साइड में जाएगा तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो नॉर्मली V6 में क्या होता है, छोटा क्यू और टॉल आ जाता है, दिस इज नॉर्मल, बट यहां क्या हो रहा है, छोटा और डीप एस आ रहा है। सो एस वेव बड़ी होती जाएगी जैसा राइट वेंट्रिकल मोटा होता जाएगा। दिस इज आल्सो ऑब्वियस। नाउ some slides about cardiac rotation. What is cardiac rotation? Cardiac rotation is the movement of heart in horizontal axis. It can go clockwise or it can go counterclockwise. ऐसा नहीं कि इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, but sometimes people do discuss इसमें clockwise rotation होना, counterclockwise rotation होना, तो थोड़ा जानना जरूरी है। So this is the posterior aspect of chest, this is the anterior aspect of chest, और V1 कहाँ है, on the right side, and धीरे-धीरे we are going towards the left, and V6 कहाँ है, left axillary, mid axillary line में, so it is in the left lateral side. So forget about Q and R and S. अपने को क्या देखना है, negative deflection and positive deflection. तो जैसा अपन नॉर्मली क्या होता है, जैसा अपन राइट साइड में जाते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन बढ़ते जाता है ना। फॉर एग्जांपल छोटा सा R है, डीप एस है, और जैसा अपन लेफ्ट साइड आते जाते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बढ़ते जाता है, R वेव बड़ी होती जाती और S वेव छोटी होती जाती है। बट एट वन पॉइंट दे बोथ बिकम इक्वल, R और S दोनों सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन जोन। सो अगर ये ट्रांजिशन जोन नॉर्मली V3 या V4 में मिलता है, अगर ये ट्रांजिशन जोन लेफ्ट साइड में चला गया, V5 V6 में चला गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिलेड ट्रांजिशन, या राइट साइड में चला गया तो इट विल बी कॉल्ड एज अर्ली ट्रांजिशन। सेम अगेन, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, small Q wave and a deep R wave, deep S wave, small R wave and a deep S wave in V1 and tall R in V6, है ना, ये सब हम देख चुके हैं। जब there is a clockwise rotation, right, उसमें राइट वेंट्रिकुलर घूम के सामने आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे there will be biphasic deflection और delayed transition, right, so delayed transition। और जब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल विल बी ऑन द डेड राइट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे क्या हो जाएगा, पहले अपने को ट्रांजिशन हो जाएगा, V2 में ही ट्रांजिशन हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अर्ली ट्रांजिशन और काउंटर क्लॉकवाइज। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेशन? काउंटर क्लॉकवाइज यहां ये क्या बताता है, अर्ली ट्रांजिशन बताता है, मतलब करंट इज going more towards the right side. So this could be a normal variant, a problem with the lead placement. WPW can present with both counter and clockwise and counterclockwise, muscular dystrophy, right ventricular hypertrophy, सब right side के problem, right ventral band block and posterior wall MI. Clockwise rotation is late transition. This can be seen in left-sided problems like anteroseptal MI, left ventricular hypertrophy, left ventral band block, cardiomyopathy, and surprisingly, it is also seen in COPD. So COPD can have a combination of clockwise rotation plus right ventricular hypertrophy, right? So don't take this rotation very seriously. It just gives an idea whether the heart is slightly turned to this side or slightly turned to this side. Nothing much. Now ये अपन डिस्कस कर चुके हैं आरएस कॉम्प्लेक्सेस इन लेफ्ट साइडेड लीड्स। ये लेफ्ट साइडेड लीड्स में डीप एस वेव आ गई, आल्सो सी आरएस कॉम्प्लेक्सेस इन मिड प्रीकॉर्डियल लीड। ये आरएस कॉम्प्लेक्सेस मिड प्रीकॉर्डियल लीड से चालू हो जाता है, जैसे V4 से यहां पे चालू हो गया है ना, एस वेव बड़ी हो गई है ना। यहां पे यू कैन आल्सो सी द QR पैटर्न एंड tall R in V2 more than the height of R in V1, which is suggestive of right atrial abnormality, and also the right axis deviation. Lastly, right bundle branch block, है ना। हम bundle branch block अभी देखना बाकी है, but in short वहाँ पे you get a pattern called as RSR prime with a QRS dilatation and T wave inversion.
in V1. So ये ऐसा पैटर्न क्यों मिलता है, ये जब हम राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक डिस्कस करेंगे तो अब देखेंगे, राइट. सो प्लस यू गेट अ S wave, deeper S wave in the V6. So that is due to block in the right bundle branch. So this could also be a sign of right ventricular hypertrophy. Now there is something called as Chow's types of right ventricular hypertrophy, है ना. अभी आप लोग ये टाइप और क्यों डिस्कस करें, इतना सिंपल, अभी तक इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज काफी नहीं हो गई है. But this gives an idea as to which part of the ventricle is directed and that can have consequences in the treatment. तो जस्ट अगर आप याद रख सकते हैं तो टाइप ए इज टिपिकल आरवीएच, है ना. टाइप ए ऐसा आरवीएच है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती डायग्नोस करने में. क्यों? इसमें टॉल आर इन V1 है ना, एंड एस वेव इन V6 है, एंड एक्सिस अच्छी खासी रोटेटेड रहती है टुवर्ड्स राइट. टाइप बी में इट कुड प्रेजेंट एज इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, है ना. राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट जब अपन बंडल ब्रांच ब्लॉक डिस्कस करेंगे उसमें आएगा. बट दिस कैन प्रेजेंट एज अ बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न, है ना. Still R by S could be more than 1. And lastly type C, ये मैंने ये जो Chow's types इसमें इसलिए इंक्लूड किए कि you should not miss type C right ventricular hypertrophy because उसमें R by S more than 1 नहीं मिलता है. So let's see some examples. So the first is the most simple, most obvious, type A right ventricular hypertrophy, है ना. It is usually due to the hypertrophy of free wall of right ventricle. देखो tall R in V1 है and deep S. And see the axis, 1 में biphasic है, 3 में कितना tall आ रहा है. So the axis is definitely around 120. So R by S more than 1, tall R in V1. तो ये क्या बताता है कि thickness of RV is actually more than thickness of LV, right? And it is seen in systolic overload, right? Like pulmonary stenosis, primary PH, or mitral stenosis with PH. Now this is type B RVH. So this इसमें भी tall R तो दिख रहा है, but you can see a slurring in the R, not unlike जैसे देखना R S R prime. So this is, but QRS widening नहीं है. So this could be incomplete right bundle branch block, है ना. इसमें axis is usually 90 के आसपास है, मतलब बहुत जो उसमें कितनी 120 axis लगती है, बहुत ज्यादा right axis लगती है. इसमें 90 के आसपास है. क्यों 90 के आसपास है ना? Just for revision. यहाँ पे biphasic complex है, so this is lead 1. इसमें biphasic complex है, मतलब axis is either plus 90 or it is minus 90, है ना. तो plus 90 देखने वाला कौन सा लीड है? AVF. So this is AVF, this is the strong R wave, so axis is plus 90. So इसमें axis deviation है, but it is borderline axis deviation, and you can see incomplete RVP type pattern. This is type B RVH. This is usually due to paraseptal hypertrophy of right ventricle. And lastly type C RVH. ये जो मैंने स्लाइड्स इसमें इंक्लूड किए, ये केवल टाइप C के लिए इंक्लूड किए जो टाइप्स ऑफ RVH बता रहे हैं, क्योंकि दिस कैन बी मिस्ड स्पेशली इन पेशेंट विद COPD. सो इसे याद रखना, टाइप C फॉर COPD. व्हाट हैपेंस इन टाइप C? यू कैन उसमें ये R by S मोर देन 1 ही मिलता ही नहीं. कभी-कभी यू कैन सी S waves in V1, कभी-कभी से आपको V1 से V6 में सब में S waves मिलेंगे, deep S waves, right? So R wave in V1 is not tall and similar. The axis sometimes can go up to northwest. V1 V2 will show smaller as complexes, है ना. And usually due to COPD. ये जो मैं बताया है कि इसमें लिखा है, इसलिए I'll not read it. So this is an example of type C RVH. यहाँ पे आपको देखा actually QS पैटर्न है, तो ये देख के आपको लगेगा कि कहीं एंटी वॉल एमआई तो नहीं है, राइट. बट ये इसमें डीप एस वेव आखिरी तक है ना. यहाँ पे एस वेव, यहाँ पे एस वेव, यहाँ पे एस वेव, यहाँ पे एस वेव. तो दिस इज कॉल्ड एज पुअर आर वेव प्रोग्रेशन. दिस कुड बी अ साइन ऑफ एंटी वॉल एमआई आल्सो. बट इन दिस केस व्हाट यू आल्सो सी इज राइट एक्सिस डेविएशन. एक्सिस कहां तक है? इसको परपेंडिकुलर है और एक्सिस इज अबाउट प्लस 90. सो द कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एब्सेंस ऑफ टॉल आर इन V1 V2. क्लॉकवाइज रोटेशन. नॉर्मली आरवीएच में काउंटर क्लॉकवाइज होता है, पर इसमें यू गेट क्लॉकवाइज रोटेशन. इट कुड मिमिक एंटी वॉल एमआई. ये जब केस पैटर्न टाइप एकदम छोटा सा आ रहा है ऐसे, तो लोग को सोचते हैं कि शायद एंटी वॉल एमआई है, पर कहां से अपने को एक अंदाज मिल जाता कि दिस कुड बी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, बिकॉज़ यू कैन सी P pulmonale एंड यू कैन सी राइट एक्सिस डेविएशन. एंड अगर इसमें S1 S2 S3 मिलता है, इसमें नहीं है, अगर मिलता है तो देन
that is classical of type C right ventricular hypertrophy. Now right ventricular strain, जो hypertrophy में क्या हो जाता है कि the T waves get inverted. So ये पहले इसको strain बोलते थे कि right ventricle को ज्यादा, जो भी ventricle है उसको ज्यादा ताकत लगती, थक जाता है, इसलिए these are changes of strain. But ऐसा लगता है कि there could be element of ischemia causing repolarization abnormality, इसलिए the word strain has been replaced by repolarization abnormality. So T wave axis is going in a different direction. For example, अभी इसमें आप QRS axis देखो, QRS axis यहाँ biphasic है ना, so this is lead 1 and lead 1 में biphasic है, so axis is either here or either here, right? AVR में, AVF में tall R है, so axis QRS axis is about plus 90, है ना? But इसमें T wave भी biphasic है, तो T wave is also, T wave की axis भी या तो इधर है या उधर है, but इधर वाला लीड कौन सा है? इधर वाला लीड कौन सा है? AVF है, इधर वाले लीड में T wave are negative, so axis is actually minus 90, है ना? So QRS axis plus 90, QRS axis ऐसे जा रही है और T wave axis ऐसे जा रही है, तो दोनों एक्सिस का जो एंगल है, ये याद रखें, ये हम फ्रंटल प्लेन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन की नहीं। सो ये जो एंगल है ये बढ़ गया, 30 से ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो 180 डिग्री हो गया। सो दिस इज repolarization abnormality that is seen in ventricular hypertrophy. Now अगर आपको राइट एट्रियल abnormality की चेंजेस वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में मिलते हैं तो आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोलैबोरेटिव एविडेंस ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी इसमें आपको आर बड़ा तो दिख रहा है, एस से बड़ा तो है, तो इट कुड बी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पर सी द इनिशियल रिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव that is taller than 2 mm and wider than one small square, so that is suggestive of right ventricular hypertrophy, and you can see P permanent plus you can see right axial deviation. तो ये सब तीनों चारों चीज जब मिल जाती है तो डायग्नोसिस मेकिंग becomes simpler and उसकी जो स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है। Right ventricular hypertrophy can be due to systolic overload, जैसे for example pulmonary stenosis. So in that case you get tall R waves and inverted T waves, है ना? ऐसा लगता है कि R wave एकदम तगड़ा मोटा हो गया, so you get tall R waves, है ना, and deep T wave inversions. So that is suggestive of systolic overload. ये जो ECG से जो फिजियोलॉजी में देखने की एक कला है कि try to think ये ECG से क्या अपने को पेशेंट के फिजियोलॉजी में, पैथोफिजियोलॉजी में या क्लिनिकल सिनेरियो में कुछ मदद मिल सकती है क्या? So this is डायस्टोलिक ओवरलोड। इन डायस्टोलिक ओवरलोड आपको एकदम टॉल आरएस नहीं मिलेंगे, बट यू कैन सी समथिंग लाइक आरएसआर डैश और आरएसआर प्राइम पैटर्न, नॉट अनलाइक इनकम्प्लीट राइट वेंट्रिकल डायलोग, है ना? सो दिस इज मोर सजेस्टिव ऑफ अ डायस्टोलिक ओवरलोड, है ना? फॉर एग्जांपल एएसडी विद लेफ्ट टू राइट शंट। सो कुल मिलाके डोंट जस्ट जंप टू right ventricular hypertrophy if you see a tall R in V1, है ना? If you use other signs and corroborative evidence, then you are more precise in diagnosis and there are more chances कि आप सही निकलें, because you cannot afford to miss some important diagnosis, differential diagnosis, just a posterior wall MRI, right? Now जो in summary अपन क्या देख चुके हैं? Right axial deviation, that is very obvious. So except for type C right ventricular hypertrophy, all patients with right ventricular hypertrophy should have an axis which is going towards right 90 plus. Dominant or R, ये वही चीज है कि R bias more than 1. Initial incident ये QRS का जो अपन swelling मिला, फिर delay in intrinsic coil deflection, ये यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है that should be more than 0.02 seconds या आधा small square. फिर left side leads में S waves, है ना? प्रीकॉर्डियल लीड्स में भी आरएस कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ये बता रहा है कि करंट अपना राइट में जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। एंड काउंटर क्लॉकवाइज इन सम कंडीशन और क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ हार्ट, एंड राइट लास्टली राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सो ये सब चीजों को साथ में आप देख के यू कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट प्रोबेबली माय पेशेंट हैज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। Thank you for patiently listening.
थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया एंड लोग शायद क्रिटिसाइज भी करेंगे कि आप इतना राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में आपने 34 स्लाइड बना दी, बट दिस वाज नेसेसरी टू गिव यू एन आइडिया कि there are some conditions where the axis may not change, there are some conditions where you cannot get tall R in V1, but still you could have right ventricular hypertrophy. Thanks for the patient listening. Thank you so much.